3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। आरपीएससी द्वारा गृह विभाग में उप निरीक्षक और एसआई पुलिस प्रतियोगी परीक्षा 2021 शुरू। 3 दिन चलने वाली परीक्षा में पूरे प्रदेश भर से 8 लाख अभ्यर्थी हो रहे हैं शामिल। अजमेर में 100 परीक्षा केंद्रों पर पहले दिन 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा गृह विभाग में उप निरीक्षक और एसआई पुलिस प्रतियोगी परीक्षा 2021 की सोमवार को 2 सत्रों में परीक्षा आयोजित की गई। सोमवार को हिंदी और जनरल नॉलेज का पेपर हुआ। पहले सत्र में हिंदी का प्रश्न पत्र हल कर लौटे अभ्यर्थियों ने बताया कि उम्मीद से ज़्यादा आसान प्रश्न पत्र था, जिसे हल करने में कोई परेशानी नहीं हुई। वैसे भी कोरोना काल में लंबा गैप मिलने से परीक्षा की तैयारियों के लिए पर्याप्त समय मिल गया और सभी अभ्यर्थियों ने परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर ली। गौरतलब है कि 859 पदों के लिए 3 दिन चलने वाली परीक्षा में पूरे प्रदेश भर से लगभग 8 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए। पहले दिन सोमवार को लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। आरपीएससी द्वारा पूरे प्रदेश में 802 परीक्षा केंद्र बनाए गए। अजमेर में 100 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। पेपर बहुत इजी था, ज़्यादा कठिन नहीं था। जितने अकॉर्डिंग आया, सिलेबस में बताया उस अकॉर्डिंग आया। तैयारी तो कोरोना में बहुत टाइम मिला करने की, अच्छा गया और ठीक था। एग्ज़ाम में बहुत इजी पेपर था, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था और लेवल ठीक था एग्ज़ाम का। सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन थे, आउट ऑफ सिलेबस को कोई क्वेश्चन नहीं थे ऐसे, और पेपर ठीक था। सही का जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है कि फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम इतना इजी था ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी काफ़ी इजी रहा है एग्ज़ाम, बहुत बढ़िया रहा अपना। पेपर हिंदी का था सर, राजस्थान एसआई का फर्स्ट एग्ज़ाम था हिंदी का, बहुत इजी रहा सर। 93 अटैम्प्ट कर पाया। हाँ, डेट आगे पीछे होने वाली थी, लेकिन ठीक है, करवा दिया गवर्नमेंट ने। अभी लास्ट में ये लग रहा था कि एक बार एक कैंसिल होएगा। पेपर में कोरोना टाइम में ये है कि सेल्फ स्टडी अपने ज़्यादा कर पाए, अच्छे से कर पाए सेल्फ। और जो कोरोना काल में जो सेल्फ कर रहा है, जो घर पे जिसने सेल्फ तैयारी की है, उसका मतलब अटेम्प्ट बहुत बढ़िया कर पाया मेरे हिसाब से। मैं एक्स सर्विसमैन हूँ और बहुत अच्छा पेपर था, ज़्यादा हार्ड नहीं था पेपर। 5-7 क्वेश्चन है हर पेपर में होते हैं, वो इसमें भी थे, लेकिन बाकी पेपर पूरा नॉर्मल था। बहुत अच्छा पेपर था, काफ़ी अच्छा गया है। नहीं, उससे तो मैं नहीं समझता जो कि उससे डेटा आगे पीछे, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना काल से बच्चों को पढ़ने का टाइम मिला है, बहुत अच्छी तैयारी करी है, स्टडी करने का काफ़ी टाइम मिला है और बहुत अच्छा पेपर। रविवार रात हुई तेज बारिश के बीच चली हवाओं से बरसों पुराना नीम का पेड़ हुआ धराशायी। पेड़ के गिरने से विद्युत पोल क्षतिग्रस्त, आपूर्ति ठप, एक कार सहित 2 पहिया वाहन दबे। बीती रात हुई तेज बारिश के बीच तोपड़ा इलाके में बरसों पुराना एक नीम का पेड़ अचानक धराशायी हो गया। पेड़ के गिरने से इलाके के विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गए और विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। वहीं पेड़ के नीचे खड़ी एक कार और कुछ 2 पहिया वाहन भी दबकर क्षतिग्रस्त हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नीम का पेड़ लगभग 50-60 साल पुराना था और अंदर से खोखला हो चुका था। तेज बारिश और हवाओं से पेड़ अचानक गिर गया। इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं रात से इलाके की गुल हुई बिजली व्यवस्था सोमवार शाम को सुचारू हो सकी। कल रात 2-3 घंटे की तेज़ बारिश के कारण ये पीछे तोपगढ़ा में नीम का पेड़ ज़्यादा ही भारी हो गया था, तो कल गिर गया वो रात में। 9-9:30 बजे की बात है। कम से कम 30-40 साल पुराना तो है ही। इसमें एक हमारी गाड़ी है 4 व्हीलर, वो दब चुकी थी पूरी, बस। बाकी और आसपास में 2 व्हीलर थी, वो भी हो गई थी। हाँ, बिजली का भी नुकसान हुआ पूरा। वो पेड़ तार पे झूल चुका था, जो सारे अपने
सारे मोहल्ले के जो खंभे हैं वो निकल चुके हैं, टेढ़े हो चुके हैं। पूरी रात भर बंद थी सर। हाँ नहीं, अभी तक नहीं आई है, शाम तक बोला है कि शाम तक आएगी। ये तोपदड़ा है, मेन तोपदड़ा। लाइटें गई हुई है और क्या हुआ था? लाइटें तो रात से ही, जब से पेड़ गिरा है जब से ही लाइटें गई हुई है, और करीबन रात को 8:30-9 बजे का हादसा है। और इसमें 3-4 बाइक, स्कूटर और 2 गाड़ियां करीबन डैमेज हुई है उनके, तो बाकी एक गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हुई है। तो वो चीज़ अभी तो फ़िलहाल कंपनी भेज दी है। और करीबन रेलवे फाटक से यहाँ आगे स्कूल, तोबरा स्कूल तक गेट के जो खंभे हैं कुछ टूट गए हैं, कुछ नीचे से ज़मीन से निकल गए हैं, और उनको रिप्लेसमेंट का काम अभी शुरू हुआ है आज से ही, सुबह 10 बजे से ही। लाइट इन्होंने अभी शाम तक का बोला है, वैसे देखो जब तक अगर नहीं होता है तो फिर क्या पोजीशन होती है। फ़िलहाल मेरी शॉप का भी काम काफ़ी रुका हुआ है क्योंकि सब इलेक्ट्रिक मशीनें हैं, तो और यहाँ 2 व्हीलर वगैरह की जो भी शॉप है उनका भी इलेक्ट्रिक का काम है, तो उस वजह से आज बड़ा नुकसान हुआ है एक दिन में, तो वो काम नहीं हो पा रहा है। ये पेड़ करीबन हमारे तो फादर से भी, फादर परदादा के हिसाब से, उनके हिसाब से काफ़ी पुराना पेड़ है, और ये अंदर से काफ़ी डैमेज हो चुका है क्योंकि हमने जब पोजीशन देखी तो बिल्कुल अंदर से, मतलब एक पोला पाइप टाइप बोल सकते हैं आप उसको, वैसा ही हो रखा है। श्रीनगर रोड स्थित अशोका मोटर्स के गोदाम से 40 लाख रुपए की सिगरेट्स चोरी। इको कार में सवार शातिर चोरों ने सिर्फ महंगी सिगरेट ही चुराई, वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। अलवरगेट थाना अंतर्गत श्रीनगर रोड स्थित अशोका मोटर्स के गोदाम से रविवार व सोमवार की दरमियानी रात लगभग 2:30 बजे एक मारुति इको कार में आए 2 शातिर चोरों ने आईटीसी कंपनी की महंगी सिगरेट्स पर हाथ साफ कर दिया। चोरों की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। गोदाम के संचालक ने बताया कि रात लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच गोदाम के सामने एक इको कार आकर रुकती है, जिसमें 2 लोग सवार होते हैं। एक व्यक्ति को बाहर लगा कैमरा दिखाई दे जाता है, जो उसे हटाने की कोशिश करके उसके तार काट देता है। इसके बाद ये लोग ताले तोड़कर गोदाम में प्रवेश करते हैं, अलमारियों और गल्लों को खंगालते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। इसके बाद कार्टून को फाड़कर उन पर एमआरपी देखते हैं। जो महंगी सिगरेट्स के कार्टून थे उन्हें ही चुराते हैं। लगभग 35 से 40 लाख रुपए की सिगरेट्स के कार्टून इको गाड़ी में डालकर फरार हो जाते हैं। मामले की सूचना अलवरगेट थाने को दी गई। अलवरगेट थाने से आए जाब्ते ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कल रात को अप्रॉक्स 2-2:15 बजे, 2:30 बजे 2-3 जने आए, 2 जने दिख रहे हैं सीसीटीवी में। तो उन्होंने जो भी सिगरेट के कार्टून थे वो सारे कार्टून्स, जो भी महंगी सिगरेट्स थी उनके कार्टून्स लेकर के अपनी गाड़ी के अंदर डाल दिए। वो एक इको गाड़ी से आए थे, मारुति इको एक गाड़ी आती है, उसके अंदर उन्होंने कार्टून्स डाले। उन्होंने सारे ताले तोड़ दिए थे, और ताले तोड़ने के बाद में जो भी माल था जिसकी एमआरपी उन्होंने चेक करी, उस हिसाब से फिर वो माल ले गए। ये अप्रॉक्स 35 से 40 लाख का है। हाँ, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं सारी जगह। तो उन्होंने एक कैमरे का तो उन्होंने काट दिया था वह, लेकिन बाकी कैमरे उनको दिखे नहीं। वो नाइट विज़न कैमरे थे, तो उस हिसाब से उनका सारा सीसीटीवी के अंदर आ गए हैं। अशोका मोटर श्रीनगर रोड अजमेर, इसके अंदर आईटीसी का काम है, बीकेटी टायर्स का काम है। एसबीआई बैंक में लगी आग से फर्नीचर सहित रिकॉर्ड जलकर हुआ राख। फायसागर रोड कीर्तिनगर स्थित एसबीआई बैंक में फायर अलार्म बजने पर तत्काल फायर ब्रिगेड को दी सूचना। फायसागर रोड कीर्तिनगर स्थित एसबीआई बैंक में आग लगने से बैंक का सारा फर्नीचर और रिकॉर्ड जलकर राख हो गया। संभवतः प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। शाखा प्रभारी के मुताबिक फायर अलार्म बजने पर गार्ड ने आग लगने की सूचना दी, जिस पर तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। कुछ ही देर में 2 दमकलों ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पा लिया। ये आग लगने से, फायर अलार्म लगने से सूचना मिली थी। एटीएम गार्ड ने फ़ोन किया था, तुरंत पहुंच गए। उसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया, और नुकसान किसी तरीके का, बस ये फर्नीचर जला है। ये लगभग 4 बजे की है। हाँ, शॉर्ट सर्किट। वहीं फायरमैन भागचंद ने बताया कि सूचना मिलते ही आजाद पार्क नगर निगम फायर स्टेशन से 2 गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
आग लगने से बैंक के अंदर रखा फर्नीचर, एसी, कंप्यूटर, रिकॉर्ड सहित अन्य सामान जल गया है। इसके अलावा और किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। हमें 4:30 बजे सूचना मिली। SBI बैंक है अपना 5 सागर रोड पे कीर्ति नगर के पास, उसमें आग लगने की सूचना मिली थी। फिर हम मौके पे पहुंचे 2 गाड़ियाँ लेके। मैंने गाड़ियाँ दोनों से काबू कर लिए इसको। आग बहुत भयंकर थी, हाथ तोड़ने पड़े हमें सुबह आके। बहुत मशक्कत करने के बाद में आग अभी बुझ पाई है। शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग पाई है। बैंक है सर, ये 5 सागर रोड कीर्ति नगर इलाका खिलाता है। नहीं रुपये नहीं, रिकॉर्ड वगैरह, AC वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, कार्य करते हैं कर्मचारी वहाँ वाला सारा जल गया इनके। दमामी जाति को OBC में रखने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री व समाज कल्याण विभाग के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रणधवल राजपूत संगठन के बैनर तले रणसेना ने दमामी नगारची जाति प्रमाण पत्र से गैर मुस्लिम शब्द हटाकर फिर से हिंदू करने की उठाई मांग। रणधवल राजपूत संगठन रणसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवेंद्र सिंह नागोला के नेतृत्व में समाज के युवाओं ने सोमवार को जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री और समाज कल्याण विभाग के नाम ज्ञापन सौंपकर दमामी नगारची राणा बारोट हिंदू जाति जो OBC क्रमांक 10 पर है, किसी अन्य जाति सूचक शब्द अर्थात ढोली के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द नहीं है, दमामी जाति को ढोली मानकर अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र देने पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि मूल जाति दमामी नगारची के जाति प्रमाण पत्र से गैर मुस्लिम जैसे शब्दों को हटाकर फिर से हिंदू किया जाए। भगवेंद्र सिंह नागोला ने बताया कि सरकार द्वारा OBC दमामी नगारची हिंदू जाति जो पूरे राजस्थान में निवास करती है उसे सिरोही, जालोर आदि जिलों में भांड और बाकी कई जिलों में ढोली मानकर अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र दिए गए और मूल जाति के प्रमाण पत्र में गैर मुस्लिम व मुस्लिम लगाकर समाज के इतिहास को ताक में रखकर जाति के धर्म और अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। जबकि इस जाति का निर्माण राजपूत समाज द्वारा युद्ध के समय हरावल सेना में रणधवल के पद पर नगाड़ा बजाने वाले क्षत्रिय योद्धाओं से हुआ, जिसके प्रमाण इतिहास में मौजूद हैं। जी, हम लोगों ने अजमेर कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है इस चीज़ पर। कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी ये आया था और काफ़ी जगह ये वायरल भी हो रहा है पूरे राजस्थान में कि दमामी और ढोली एक ही जाति है और इसके जाति प्रमाण पत्र मिक्स होने की वजह से दोनों जातियों को ये परेशानी आ रही है। दोनों जातियों में तकरार भी पैदा हुई है। दमामी जाति OBC में आती है 10 नंबर पर और इसे SC का सर्टिफिकेट मिलने लगे हैं, तो आपसी घरों में भी ये बहुत बड़ी लड़ाई का कारण बन गई है और इस वजह से हमारी मुख्यमंत्री साहब से, राजस्थान सरकार से ये मांग है कि इसे OBC में है, OBC में ही रहने दिया जाए। इस जाति के इतिहास और धरोहर से छेड़छाड़ ना की जाए और ये गैर मुस्लिम शब्द भी लगने का कारण है। इसकी वजह से काफ़ी परेशानियां हमें झेलनी पड़ रही है। तो वहाँ सरकारी नौकरी में और हमारे स्कूल के एडमिशन में हमारे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है मुस्लिम शब्द लगने की वजह से। तो धर्म और जाति, हमारे इतिहास, तीनों को ही ताक में रखकर सरकार ने इस जाति को एक बहुत नुकसान पहुंचाने का काम किया है। तो निवेदन हम यही करना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री साहब से कि OBC में है, OBC में रहने दिया जाए। इस जाति के इतिहास पर ध्यान दिया जाए। ये एक शुद्ध राजपूत जाति है। इनके माँ और बाप दोनों ही जब राजा महाराजा थे तो इनके जो औलादें हैं वो आज दमामी नाम से जानी पहचानी ज़रूर जाती है, लेकिन ये ना तो किसी ढोली जाति का पर्यायवाची है और ना ही ये उससे कोई समान मिलता जुलता शब्द है, क्योंकि दमामा एक नगाड़ा को प्रतीक, नगाड़े का प्रतीक है। नगाड़े को ही उर्दू में, संस्कृत में दमामा कहा जाता है और नगारची शब्द से साफ झलकता है। तो नगाड़े का महत्व युद्ध में अलग होता था और ढोल का महत्व अलग होता है। तो दोनों जातियाँ अलग है और दोनों को ही अलग रखा जाए, यही हमारी सरकार से मांग है। जी, ये शुद्ध राजपूत जाति है और रणधवल राजपूत संगठन रणसेना के बैनर के तले ही यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है और मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार से निवेदन करता हूँ कि इसे OBC में ही रहने दिया जाए। स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कें खड्डों में तब्दील। स्टेशन रोड, कचहरी रोड सहित अन्य मार्गों की सड़कें बारिश के पानी से फिर उंदड़ी। पूरे सावन महीने में मानसून अजमेर पर मेहरबान नहीं हुआ, लेकिन भादवा मास में जाते जाते मानसून ने थोड़ी सी बारिश क्या की, स्मार्ट सिटी के कामों की पोल खोल कर रख दी। अभी चंद दिन पहले ही अजमेर के स्टेशन रोड, कचहरी रोड पर टूटी फूटी सड़कों का पैच वर्क किया गया था।
लेकिन 2 दिन बरसी बारिश ने उन सड़कों को फिर से उधेड़ कर रख दिया, जिससे सड़कों में छोटे बड़े कई तरह के गड्ढे हो गए और उनमें पानी भर गया, जिनमें वहां से गुजरने वाले वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने स्मार्ट सिटी के घटिया कामों पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत कोई काम गुणवत्तापूर्ण नहीं किया जा रहा। अभी 4 दिन पहले बनाई गई सड़क भी वापस से गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिनमें गिरकर कई वाहन चालक चोटिल हो चुके हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि एक तो एलिवेटेड रोड की कछुआ चाल, ऊपर से सड़कों का बुरा हाल अजमेर वासियों के लिए मुसीबत बना हुआ है। सर हमारे यहाँ कच्चे रोड पे हम इतने परेशान इसलिए चल रहे हैं। एक तो यहाँ पे जो ये एलिवेटेड रोड बन रही है, जो गवर्नमेंट ने कहा गया था कि हम आपका ये काम कंप्लीट हो तो रोड बना देंगे, रोड कुछ भी नहीं बना है। उसके लिए एक छोटा सा कच्चा सा बुरादा पटक के गए हैं। थोड़ी सी बारिश हुई, इतने गड्ढे होते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और शॉप के सामने इतने कीचड़ हो जाते हैं। सब इतने बड़े बड़े व्यापारी, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े बड़े नेता लोग यहाँ से, बाकायदा कलेक्टर यहाँ से निकलते हैं, एसपी यहाँ से निकलते हैं, मगर उनको भी पता है यहाँ गड्ढे चल रहे हैं, इतने परेशान, कस्टमर गिर रहा है। मेरे 2 कस्टमर परसों के दिन गिर गया था, पानी इतना तेज बहाव चल रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने आगे उनको भी कॉल किया, पार्षद साहब को, उन्होंने कहा हम किसी को भेजते हैं, आपके गड्ढे को भरवाते हैं। ये आपको सामने दिख रहा है, इतना गड्ढा पूरा पानी भरा हुआ था और ये सामने की और दुकान पे आपको इतना कीचड़ दे रहा है, सब उसी के कारण है। लेकिन यहाँ से एसपी भी निकले थे उस दिन, कलेक्टर भी निकले थे और यहाँ से पार्षद लोग भी निकलते हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती है। और हमें परेशानी इसलिए हो रही है, एक तो एलिवेटेड की वजह से, दूसरा कीचड़ की वजह से, और पार्किंग की व्यवस्था इतनी नहीं है। व्यवस्था कभी प्रशासन आके देखता नहीं इधर आके। व्यापारी सारे अगेंस्ट है, व्यापारी भी ज्ञापन भी देके आए थे कलेक्टर साहब को 15 दिन पहले। हम धूल मिट्टी से इतने परेशान थे, लेकिन उसकी भी सुनवाई नहीं हुई। बोलते हैं हम आपके यहाँ पानी का छिड़काव कर देते हैं, कोई पानी का छिड़काव नहीं हुआ। और उसके अलावा झाड़ू वाली जो रानी जी आती है, वो झाड़ू निकालती नहीं है। जब हमने कलेक्टर पर ज्ञापन दिया, उसके बाद वो रानी जी आने लगी है। ये है सर। देखिए, अजमेर को स्मार्ट सिटी का एक दर्जा दिया हुआ है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि अजमेर स्मार्ट सिटी है, क्योंकि न सिर्फ कचहरी रोड, बल्कि इस वक्त बरसात के सीज़न में पूरे अजमेर की जो सड़कें हैं वो गड्ढों से भरी हुई है। कहीं पर 1.5 फीट से लेकर के 3-3.5 फीट तक के गड्ढे हैं। और यहाँ इस वक्त मैं अभी खड़ा हूँ कचहरी रोड पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़क के नाम पर कुछ भी नहीं है, पूरी सड़क उबड़ खाबड़ हो रखी है। रोज़ यहाँ पर आए दिन हादसे हो रहे हैं और कल रात की जो बरसात हुई है उससे काफ़ी गड्ढे ज़्यादा गहरे हो गए हैं। और यहाँ पर भारी वाहनों का भी प्रवेश होता है, छोटे वाहन तो बिल्कुल गिर जाते हैं। और ऐसे में जो एम्बुलेंस वगैरह होती हैं उनको भी आने के लिए मतलब बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जब एम्बुलेंस यहाँ से निकलेगी तो मरीज़ की क्या हालत होगी। तो मेरी प्रशासन से मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि इन सड़कों को शीघ्र से दुरुस्त करवाया जाए और जो स्मार्ट सिटी अजमेर को दर्जा दिया हुआ है उसको एक पूर्ण रूप से सड़कों को सौंदर्यीकरण किया जाए। नसीराबाद सदर थाने में मार्च माह में दर्ज पॉक्सो के मामले में नहीं की जा रही सुनवाई। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। नसीराबाद सदर की जगह किसी अन्य थाने से जांच कराने की मांग। रेगर मोहल्ला गोदाम मंडी नसीराबाद की रहने वाली प्रार्थिया ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा से मिलकर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। प्रार्थिया ने बताया कि नसीराबाद सदर थाने के प्रभारी उनके द्वारा दर्ज कराए गए पॉक्सो के मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, साथ ही उन्हें अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रार्थना ने बताया कि उसके व पति पुत्री के विरुद्ध पुलिस को रिश्वत देकर झूठे मुकदमे जानबूझकर रंजिश रखते हुए दर्ज करवाए गए, जबकि वास्तविकता में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। नसीराबाद सिटी पुलिस भी मुझे व मेरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास कर रही है। इस कारण उक्त मुकदमों का अनुसंधान किसी भी अन्य पुलिस थाने से करवाना चाहती हूँ, ताकि मुझे व मेरे परिवार को न्याय मिल सके। यदि पुलिस थाना नसीराबाद सिटी द्वारा अनुसंधान किया तो मुझे व मेरे परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा, जिससे मेरा व मेरी पुत्रियों का भविष्य खराब हो जाएगा और हमारे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक जीवन पर काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। FIR नंबर 119/21 और FIR नंबर 120/21 पुलिस थाना नसीराबाद सिटी का अनुसंधान पुलिस थाना नसीराबाद सिटी से नहीं करवाकर किसी अन्य पुलिस थाने से करवाया जाए। क्योंकि 8 महीने पहले मेरे साथ पॉक्सो का केस लगाया हमने, मेरी लड़की नाबालिग है, फिर भी पुलिस वालों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं।
वो लोग पहले 8 महीने पहले मेरे से 60,000 रुपये रिश्वत मांगी थी, पर मैंने उनको नहीं दिया। सीआई साहब ने नाशिराबाद के और एक कल्याण सिंह है, दोनों ने, मैंने उनकी रिश्वत नहीं दी। फिर उन लोगों ने मेरा केस मतलब सुना नहीं, उन लोगों से रिश्वत ले ली तो उनकी सुनवाई कर दी। फिर बाद में 8 महीने बाद में मेरी लड़की नाबालिग है, वो लोग मुझे उस लड़की को बालिग करने के लिए तुले हुए बार बार परेशान करते हैं। हमें फ़ोन करते हैं 10वीं की, पहली की, दूसरी की मार्कशीट लेके आओ। हम लोग फिर भी उनसे कोशिश कर रहे हैं। अभी 7 तारीख को जिस लड़के का पॉक्सो का केस है, उसी लड़के के घर पे कोई प्रोग्राम था। उस लड़के ने मतलब रात के 11 बजे डीजे चला रहे थे, तो किसी ने फ़ोन कर दिया। फ़ोन किया तो वो लड़का मेरा नाम लेके मुझे गाली गलौज कर रहा है। तो मैंने पुलिस स्टेशन में किया तो उसको रात को बंद किया, दूसरे दिन छोड़ दिया। फिर उस लड़के ने मेरे से बदला लेने के लिए एक दूसरी औरत ने जिसमें पैसे मांगती थी उसको जरिया बनाया, उस पर मेरा मारपीट के केस लगाया, उसकी माँ का, उसका, और मेरे दोनों मुकदमे एक साथ दर्ज किया। और मैंने रात को रिपोर्ट दी तो मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। फिर मैं सीआई साहब से मिली तो सीआई साहब ने बोला कि जो गलत होएगा वो गलत होएगा, जो सही होएगा वो सही होएगा। लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी और उनकी सुनी। उन लोगों ने उनको रिश्वत दे दी तो उनका दोनों का मुकदमा दर्ज किया। फिर से और मेरा उसमें रिपोर्ट में पुलिस वाले नाम है बलबीर मीणा, उसका भी नाम जोड़ दिया। जबकि पुलिस वाले हिफाजत नहीं करते तो फिर मतलब क्या है? जब उनके साथ मेरा नाजायज़ रिश्ता जोड़ रहे हैं कि मैं गलत हूँ। मुझे ये बोलते हैं धंधा करती है, विक्रम बोलता है, रंडी बोलता है, वेश्या बोलता है, मेरे बच्चियों को गालियाँ बकते हैं, अंडशान हर चीज़, मतलब रोज़ मेरा जीना आराम कर रखा उन लोगों ने। विक्रम है जिसका मेरा पोक्सो का केस चल रहा, उसके परिवार है, फैमिली है, वो सब बाहर मेरा घर का बाहर निकलना उठना बैठना उधर से ही है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कि वो लोग मेरे मतलब मैं जो केस अभी चल रहा, मैं यहाँ नासिराबाद की पुलिस थाने से दूसरे थाने से चेक कराना चाहती हूँ ये सब चीज़। एसपी साहब से मिला है तो एसपी साहब ने बोला कि जांच करवाते हैं और पता करते क्या है। ये मार्च का मामला है। ठीक है। और मैं अगर मुझे मेरी बेटियों को कुछ हो गया तो मेरा मौत के जिम्मेदार सिर्फ सीआई साहब होंगे और पुलिस वाले होंगे। कौन से सीआई साहब? हैं नासिराबाद और कल्याण सिंह। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय जटिया कॉलोनी में अलॉट किए गए 164 क्वार्टर धारकों को पट्टे देने की मांग। पार्षद द्रौपदी कोली के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को प्रशासन शहरों के संघ शिविर में पट्टे दिलाने के लिए सौंपा ज्ञापन। सोमवार को कांग्रेस सेवादल महिला विंग की प्रदेश महामंत्री और वार्ड 44 की पार्षदा द्रौपदी कोली के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जटिया कॉलोनी में स्थित 164 क्वार्टर धारकों को पट्टे दिलाने की मांग की गई। द्रौपदी कोली ने बताया कि जटिया कॉलोनी में 164 क्वार्टर के पट्टे की लीज डीड अभी तक नहीं दी गई है, जबकि यह परिवार हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन के समय से पाकिस्तान से यहां आकर बसे थे। उस वक्त इन्हें सरकार की ओर से यह क्वार्टर अलॉट किए गए थे। इन 164 क्वार्टरों में रहने वाले परिवार आज भी बिना कोई कागजात के रह रहे हैं। इसलिए आगामी दिनों में राज्य सरकार की ओर से लगने वाले प्रशासन शहरों के संघ शिविर में इन लोगों को विधिवत पट्टों का वितरण कर दिया जाए। आज मैं कलेक्टर साहब से मिली हूँ कि जो 164 क्वार्टर्स के नाम से अजमेर में फेमस है जटिया कॉलोनी में 1952 में जब से वो देश आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ और हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो बंटवारे में पाकिस्तान से वो लोग अजमेर आए और आने के बाद वो अजमेर में यहाँ पर गवर्नमेंट ने उनको क्वार्टरें दी और क्वार्टरों में वो जब से यहाँ रह रहे हैं पाकिस्तान से आने के बाद, लेकिन उनको आज तक न तो उनको कोई उनकी क्वार्टर की कोई लीज डीड बनी है, न कोई पट्टे दिए हैं। उन्होंने सरकार से कई बार एप्लीकेशंस लिखी, डिपार्टमेंट से लिखा, एडीए से, नगर निगम से। पूर्व में नगर निगम, ये पहले पुरातत्व लोग कहते थे भाई, वो नगर निगम कहती थी, पुरातत्व विभाग में एडीए कहता था नगर निगम में। फिर बाद में पता लगा पुरातत्व विभाग में नगर निगम ने को कन्वर्ट कर दिए इन्होंने। फिर उसके बाद में इसमें से 164 में से 4 लोगों की तो लीज डीड बन चुकी है, लेकिन 160 लोग आज भी वहीं रह रहे हैं, लेकिन उनकी न तो लीज डीड है न पट्टा है। तो मैंने कलेक्टर साहब से यही निवेदन किया है कि शहर प्रशासन की ओर जो कैंप लगने जा रहा है और जो हमारे सीएम साहब अशोक गहलोत साहब की जो भावना है कि गरीबों को पट्टा दिया जाए और 10,000 जो पट्टे देने का टारगेट भी है, तो मैंने निवेदन यही किया कलेक्टर साहब से कि उसमें उनकी एक बार वापस से या तो सर्वे करें क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जिससे कि उन लोगों को अगर पट्टा दे दिया जाएगा, लीज डीड दे दी जाएगी, तो भविष्य में वो कभी भी अपने उस मकान से संबंधित दोबारा
कुछ भी काम करवा सकते हैं और उनको भी ऐसा लगेगा कि इस मकान में हम रह रहे हैं तो हम इस मकान के अधिकारी है, ये मकान हमारे नाम से है। इसलिए मैंने कलेक्टर साहब से ये निवेदन दिया। राजसमंद से सांसद दिया कुमारी का ब्यावर पहुंचने पर भव्य स्वागत। भाजपा संगठन पदाधिकारियों व व्यापारिक संगठनों ने तलवार भेंट कर चुनरी उड़ाई। राजकुमारी व राजसमंद से भाजपा की सांसद दिया कुमारी के सोमवार को ब्यावर पहुंचने पर भाजपा संगठन, पार्षद दल व ब्यावर के अनेक व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने पुष्पगुच्छ व शौर्य का प्रतीक तलवार भेंट कर साफा पहनाकर चुनरी उड़ाकर स्वागत सम्मान किया। शहर में संयुक्त व्यापारिक संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद दिया कुमारी ने व्यापारियों की समस्याओं के समाधान करने और ब्यावर के विकास के लिए तत्पर रहने का भरोसा दिलाया। इस दौरान अनेक संगठनों ने सांसद दिया कुमारी को ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर भाजपा और व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी व अनेक व्यापारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्रवाई करेंगे, चाहे केंद्र सरकार के माध्यम से हो, चाहे राजस्थान में कांग्रेस सरकार है उन पे प्रेशर डाल के हो। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जितनी भी बातें इन्होंने रखी उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। अच्छे दौरे हुए और बहुत अच्छी मीटिंग। जहाँ तो पार्षदों की बात है, पार्षदों मीटिंग के अंदर क्या डिस्कशन? बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। जो भी कुछ उनकी किस तरह के मुद्दे थे आखिर में? मुद्दे यही थे जो होते हैं हमेशा, जो सड़कें और नालियां और जो भी कुछ उनको विकास के काम करवाने हैं उसके बारे में डिस्कशन हुआ। उसके बाद जो भी आगे कदम उठाने हैं, जो भी स्टेप्स लेने हैं। अनंत चतुर्दशी पर मूर्ति विसर्जन को लेकर असमंजस की स्थिति। नगर निगम मेयर ने जिला कलेक्टर से मांगा मार्गदर्शन। कोरोना महामारी को लेकर लागू कोविड प्रोटोकॉल के चलते बड़े आयोजनों, मेलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसे में गणेश उत्सव के बड़े त्यौहार पर विशाल पांडालों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना भी नहीं की गई। लोगों ने घरों और मंदिरों में ही प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को स्थापित कर उनका पूजन शुरू किया। 10 सितंबर से 19 सितंबर तक मनाए जाने वाले गणेश उत्सव का समापन 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर मूर्ति विसर्जन के साथ होगा। लेकिन इस बार मूर्ति विसर्जन को लेकर नगर निगम द्वारा अभी तक कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई। वैसे हर साल सुभाष उद्यान में बनाए गए अस्थायी कुंड के अंदर मूर्ति विसर्जन किया जाता था, लेकिन इस बार अभी यहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं है, जिसे लेकर गणेश भक्तों ने चिंता जाहिर की है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार हम सभी ने धूमधाम से मनाया, पूरे हर्षोल्लास से मनाया। जो गणेश उत्सव बनाते हैं, जो परिवार के अंदर जो लोग बाग हैं वो गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं, बड़े ही हर्षोल्लास से उस त्यौहार को पूरे सेलिब्रेट करते हैं पूरे 11 दिन। लेकिन सबसे बड़ा इसमें दुविधा का विषय यह है कि जो नगर निगम है अजमेर की, इसने जो 11 दिन बाद में जो गणेश जी का जो विसर्जन किया जाएगा उसकी कोई भी सुविधाएं या फिर कोई भी व्यवस्था नगर निगम द्वारा नहीं की गई है। अगर कोई व्यवस्था नगर निगम द्वारा नहीं की जाती है तो जाहिर सी बात है कि जो वाटर पोल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर हमें उसका सामना करना पड़ सकता है। एवं जिन्होंने अपने घर में गणेश जी की स्थापना कर रखी है वे कहाँ पर एवं किस जगह पर ऐसे सुचारू रूप से गणेश जी की जो मूर्ति है उसका विसर्जन करेंगे, इसकी सबसे बड़ी दुविधा उपलब्ध है। जाहिर सी बात है जब अगर लोगों को जगह नहीं मिलती है तो वो जैसे आना सागर है, फाई सागर है, छोटे छोटे स्विमिंग पूल्स हैं, इनके अंदर जाके कोई छोटा सा पोखर या तालाब है, इन्हें देखकर इनमें अपना काम निकाल लेते हैं, विसर्जन का काम कर देते हैं। इसी वजह से सबसे ज़्यादा निंदा ये आती है कि इसके अंदर की जब जो वाटर पोल्यूशन है, जो पानी दूषित होता है, इस वजह से ये सबसे बड़ी इसमें मुसीबत का कारण बन जाता है। तेजकरण देवराला, अजमेर। वहीं नगर निगम मेयर ब्रिलता हाड़ा से जब निगम द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक सभी पर्वों, मेलों और आयोजनों पर प्रतिबंध है, जिसके चलते मूर्ति विसर्जन के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस बारे में अजमेर जिला कलेक्टर से मार्गदर्शन मांगा गया है। जैसे निर्देशन मिलेगा उस अनुरूप गाइडलाइन की पालना करते हुए कार्य किया जाएगा। वैसे तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के ही आदेश हैं कि जैसे ये त्योहारों पर अभी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, तो भीड़ भाड़ इकट्ठे नहीं करने कहीं पर भी। ऐसे कलेक्टर साहब का भी आदेश समय समय पर निकलता रहता है कि भीड़ भाड़ जगह से मुहर्रम का था, अभी ये इसका था, जन्माष्टमी का तो कोई त्यौहार बनाया नहीं हमने,
ऐसे इसी को देखते हुए अभी हमने वैसे तो कलेक्टर साहब से मार्गदर्शन मांगा है, और वैसे ये जो है त्यौहार जो है सभी धर्म के लोग बनाते हैं, तो सभी की मतलब ये धार्मिक आयोजन है, और इसी त्यौहार में सभी की जो है भावना जुड़ी हुई है। तो इसको लेकर हमने कलेक्टर साहब से मार्गदर्शन मांगा है, तो जैसा वो मार्गदर्शन देंगे तो उसी के हिसाब से फिर हम आगे कार्य करेंगे। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क बस सेवा का दिया तोहफा, लेकिन बसों का नहीं हुआ इंतजाम। आरपीएससी द्वारा आयोजित एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर बस स्टैंड पर दिखी अव्यवस्थाएं। प्रदेश भर में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही एसआई भर्ती परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश भर से हजारों अभ्यर्थी अपने अपने परीक्षा केंद्रों के लिए परीक्षा से एक दिन पहले ही अपने घरों से निकल गए, लेकिन उन्हें लगता है कि जिस तरह से राज्य सरकार और रोडवेज प्रबंधन की लचर व्यवस्था है, वह परीक्षा वाले दिन भी अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच पाएंगे या नहीं। कुछ ऐसा ही आलम अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड पर सोमवार को देखने को मिला, जहां उदयपुर, राजसमंद, पाली जैसे जिलों में परीक्षा देने के लिए नागौर, कुचामन व अन्य स्थानों से पहुंचे अभ्यर्थियों को घंटों बसों का इंतजार करना पड़ा। बावजूद इसके उन्हें बसें नहीं मिली। अभ्यर्थियों ने बताया कि रोडवेज प्रबंधन ने बसों का इंतजाम नहीं किया है, जिसके चलते उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन सिर्फ आश्वासन के और कुछ नहीं मिल रहा। नागौर से आए हैं राजसमंद जाने के लिए एसआई का पेपर देना चाहते हैं, पर यहाँ राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रोडवेज बस की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हम सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, फिर भी हमें भीलवाड़ा या कहीं कनेक्टिंग बस का यूज़ करना चाहें तो वो भी हमें नहीं बैठा रहे हैं। मतलब पूरी तरह से हम परेशान हो रखे हैं। अब कैसे हमें खाली घोषणा कर देते हैं सर, व्यवस्था नहीं करते हैं। आपका पेपर कब है? हमारा पेपर कल फर्स्ट शिफ्ट में है सुबह 10 बजे। हम यहाँ सुबह आज एक दिन पहले आ गए, फिर भी हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुँच पाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर को समस्त प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को प्रदेश में परीक्षा के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान कराने के आदेश दिए, लेकिन इन आदेशों की पालना रोडवेज प्रबंधन करने में पूरी तरह विफल रहा। सर बस नहीं है उदयपुर की, हम सुबह 12 बजे से बैठे हैं यहाँ पे, एक भी बस नहीं आई है। उदयपुर राजसमंद इस रूट की ये तो बोल हमारा एग्जाम है कल 10 बजे से, और यहाँ पे बस के लिए बोल रहे हैं आधे घंटे में बस आएगी, 20 मिनट में बस नहीं आ रही है। हमने पता किया तो बस है ना सीधी हाईवे से चली गई है, और यहाँ पे कोई बस नहीं आ रही है। हम बहुत परेशान हो गए और सुबह का बैठा हूँ यहाँ से। रोडवेज प्रबंधन द्वारा भीड़ के मद्देनजर अतिरिक्त बसों का इंतजाम नहीं किए जाने से बस स्टैंड पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आईं। वहीं जिसको बस में जगह नहीं मिल रही थी वह छतों पर यात्रा करने को मजबूर था। इस तरह के आलम पहले भी कई बार देखने को मिले हैं, क्योंकि प्रशासन पहले से इन व्यवस्थाओं के लिए मुस्तैद नहीं होता और बाद में दुर्घटनाओं के बाद अफसोस जताया जाता है। देख समस्या ये है, हमारा कल एसआई का एग्ज़ाम है उदयपुर के लिए, तो हम कुचामन से अजमेर तो आ गए हैं। अब अजमेर से हम उदयपुर के लिए कोई बस नहीं मिल रही है। लगभग 4 घंटे से हम वेट कर रहे हैं। अभी तक कोई अधिकारी बोल रहे हैं कि 1 घंटे में आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटा तो हो गया, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। 3 घंटे हो गए वेट करते हुए। क्या मानते हो सरकार ने बसें भी फ्री चला रखी है? पहले ये समाचार फ्री चला के हमारे सुविधा तो उपलब्ध नहीं हो रही है। सुविधा ज़्यादा हो रही है, सुविधा है। हम बसें फ्री तो चला दी सर, बस फ्री तो कर रखी है, लेकिन बस नहीं है और व्यवस्था भी नहीं है, तो कैसे जाए एग्जाम सेंटर पर, कैसे जाए? ये है सबसे। अभी तो कुछ बता नहीं सकते कि एग्जाम सेंटर पे पहुंच पाएंगे को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नहीं पहुंच पाएंगे। अभ्यर्थियों ने बताया कि जिस बड़े स्तर पर परीक्षा का आयोजन आरपीएससी द्वारा किया जा रहा है, उस स्तर पर अभ्यर्थियों के आवागमन के लिए भी व्यवस्था की जाती तो इस तरह की परेशानी से बचा जा सकता था। बस स्टैंड पर राजसमंद, उदयपुर, जोधपुर, पाली व अन्य परीक्षा केंद्रों पर जाने के लिए हजारों अभ्यर्थी एक साथ पहुंच गए। रोडवेज बस स्टैंड के ट्रैफिक मैनेजर लोकेंद्र जांगीर ने बताया कि उदयपुर और जोधपुर के लिए अतिरिक्त बसों का इंतजाम किया गया है। व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा होने से परेशानियां हो रही हैं। शाम तक बसों की व्यवस्था कर दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा 16 अप्रैल को आदेश करे गए थे, जिनमें विद्यार्थियों को निःशुल्क यात्रा रोडवेज में प्रदान की गई है। इस निःशुल्क यात्रा के अंदर अभ्यर्थी अपने निवास स्थान से, सिर्फ अपने निवास स्थान से एग्जामिनेशन सेंटर तक फ्री आने और फ्री जाने के लिए एक दिन पूर्व एक दिन बाद तक
रियायत दी गई है सरकार द्वारा। अगर कोई अभ्यर्थी दूसरे स्थान से एग्जामिनेशन सेंटर तक आता है, अगर उसका आधार कार्ड में एड्रेस निवास स्थान अलग है तो उसको टिकट लेना पड़ेगा पैसे देके। जो निःशुल्क यात्रा है एग्जामिनेशन सेंटर से वो अपने निवास स्थान पे जाता है तो उसको वो निःशुल्क यात्रा प्रदान की जाएगी। एग्ज़ाम को लेके अभी जो अपने दूसरे डिपो की जो गाड़ियाँ अजमेर आती है, अजमेर से रिटर्न जाती है, उन गाड़ियों को अभी हमने रोक रखा है। शाम को 5 बजे के आसपास एक और एग्ज़ाम छूटेगा, उसको देखते हुए जिस जगह का ट्रैफिक होगा उस अनुसार उन बसों को उपयोग किया जाएगा। उदयपुर की फ्रीक्वेंसी रोज़मर्रा में भी कम रहती है, घंटे भर की फ्रीक्वेंसी रहती है। आज एग्ज़ाम के कारण उदयपुर की बसेस बहुत ज़्यादा भरी हुई आ रही है तो ये लोग उनमें यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। संबंधित हमारे अजमेरों के डिपो से हमने बात करी है, वो हमारे को एक बस उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि उदयपुर वालों को हम फैसिलिटी दे सकें। अभी एक्स्ट्रा बसेस की व्यवस्था करी गई है। हाल फिलहाल अभी जो शेड्यूल्स चल रहे हैं वही ऑपरेट हो रहे हैं। शाम के एग्ज़ाम के बाद में अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो संबंधित अजमेर और अजमेरू द्वारा अतिरिक्त बसें दी जाएगी। ऐसे तो सीटिंग कैपेसिटी 50 है, लेकिन एग्जामिनर्स जो एग्ज़ाम देना है बच्चे, उनको अपन मना तो कर नहीं पा रहे, वो बस जाने के उद्देश्य से चढ़ रहे हैं बसों के अंदर। चौरसियावास रोड पर निगम की योजना शाखा की काफ़ी बड़ी भूमि पर फिर से हुआ अतिक्रमण। चौरसियावास रोड वैशाली नगर में निगम की राजस्व निरीक्षक ने दल बल के साथ पहुंचकर हटाया अतिक्रमण। श्री रामापीर कॉलोनी चौरसियावास रोड वैशाली नगर पर कुछ दिनों पूर्व नगर निगम की योजना शाखा की काफ़ी बड़ी भूमि से 10-12 केबिन लगाकर किए गए अतिक्रमणों को हटाया गया था। राजस्व निरीक्षक श्वेता चौधरी के नेतृत्व में निगम के दल ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया था, लेकिन एक बार फिर अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि पर 3 केबिन लग जाने की सूचना पर सोमवार को नगर निगम राजस्व निरीक्षक श्वेता चौधरी दल बल के साथ पुलिस इमदाद लेकर मौके पर पहुंची और तीनों केबिनों को जेसीबी मशीन की सहायता से हटा दिया। इस दौरान अतिक्रमियों द्वारा जेसीबी के सामने खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस कर्मियों और निगम कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी की गई। काफ़ी देर तक चले हंगामे के बाद आखिर नगर निगम के दल ने अतिक्रमण कर लगाई गई तीनों केबिनों को हटा दिया। श्वेता चौधरी ने बताया कि उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने के बाद कृष्णगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। चौरसियावास रोड पर निगम की योजना शाखा की एक काफ़ी बड़ी लैंड थी, उस पर पहले भी हमने अतिक्रमण हटाया था। वहाँ पर 5-6 केबिन्स लगी हुई थी, वो अतिक्रमण हटाया था। लेकिन कल उन्होंने वापस वहाँ पर 3 केबिन्स रख के वापस अतिक्रमण कर दिया था। तो उस क्रम में हमने आज उस अतिक्रमण को हटाया है, 3 केबिन्स को वहाँ से हटाया। काफ़ी हंगामा हमको सहन करना पड़ा, काफ़ी हंगामे का सामना करना पड़ा। जो स्थानीय लोग थे, जो अतिक्रमणकारी थे, उन्होंने गाड़ी जो थी हमारी गाड़ी के आगे लेट गए थे, काफ़ी चिल्ला रहे थे। तो इन सब का सामना हमको करना पड़ा, लेकिन फिर भी वहाँ से हमारे द्वारा अतिक्रमण हटा दिया। उनका ये कहना था कि भाई हम काफ़ी टाइम से यहाँ पर हैं, हमें रहने दिया जाए, लेकिन वो एक सरकारी भूमि है और सरकारी भूमि पर इस तरीके का जो अतिक्रमण है वो तो नहीं किया जा सकता। थाने में रिपोर्ट दर्ज की? नहीं, अभी थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी वो हमारी शाखा द्वारा की जाएगी। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।